वेलकम टू बिहार एडुका। आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 के सभी 25 क्वेश्चंस के विद आंसर्स। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आगे का क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टुवार्थो के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है ना। ये ट्रीवार्थो याद रखिएगा, ठीक है ना, ट्रीवार्थो। तो सवाना प्रकार की जलवायु नहीं भाई, सवाना प्रकार की जलवायु जो है ध्रुव और नीचे जैसे कि आप कह सकते हैं कि अलग तरह का यह जलवायु है। उपोष्ण मानसूनी जलवायु, हाँ ये हो सकता है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये देखो ये बोलता है महाद्वीपों के वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी साइड, है ना। तो ये तो इंडिया में नहीं थी, इंडिया में तो पूरा अलग तरह का मानसून जलवायु है। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। चलिए डिटेल्स में क्यों सही है पता करते हैं। तो ट्रिवार्थो के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, क्या है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। जबकि अपना जो है वो ये जो है भूमध्य रेखा से कितना है, 8 ही डिग्री है। तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ से ऊपर हो सकता है अलग बात है, लेकिन तब भी हमारा मानसूनी जलवायु है, मानसूनी टाइप का जलवायु है ना। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसीलिए ये दूसरा आंसर नहीं, पहला होगा कि उपोष्ण मानसूनी। ठीक है ना, ये समझ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बनाइएगा तो एक दिन जब कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। जब सब्जेक्ट पढ़िए तो वहां पे पूरा एकदम से विजुअलाइज कीजिए, मैप बनाइए, हाँ ये किस तरह की बात कर रहा है, इधर का बात कर रहा है, किधर का बात कर रहा है। मानसून आता है इधर से आता है, और मानसून का हवा जहाँ से ओरिजिनेट होता है यहाँ से, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, ये देखिए वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा ना, यानी ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ना। आने वाले मानसून को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। इस तरह से एकदम विजुअलाइज कीजिए, कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। चलिए, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है ना। अपना जो मानक समय है किस रेखांश पे, यानी जो आपका जो है कौन सा ये है ना, अक्षांश और देशांतर, यानी देशांतर का बात कर रहा है ना। तो ये 78.5 नहीं 82.5, ये देखिए ईस्ट, है ना। तो ये याद रखिए कि बी आंसर सही है। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन भारतीय मानक समय के रूप में, ये पीछे वाला आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मानक समय भारत के 82.5 डिग्री पूर्व है, यानी ईस्ट देशांतर रेखा उसको अपनाया गया है। यह राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गया, यानी 5 स्टेट, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा 5 स्टेट से गुजरता है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे नहीं 5.5 घंटे, याद रखिएगा यहाँ पे 5 1/2 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी अगर अमेरिका ये इंग्लैंड में यूके में 12 बजता है तो अपने यहाँ 5.5 बजता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, थैसिस सी का, गोंडवाना लैंड का, पेंजिया का। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तभी तो गोंडवाना टाइप का कोयला वगैरह भी हमारे यहाँ आता, तो उससे भी याद रखिएगा, हमारे पास 2 तरह का कोयला पाया जाता है ना। तो तीसरा का भी, पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उपभूभाग से उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से अलग हो जाता है। यूरेस का मतलब यूरोप का पार्ट था और एशिया का, उससे अलग होकर नीचे से जुड़ा है ना। तो वो जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे, तो 5.5 घंटा, ये पहला आंसर, अभी तो ऊपर बताए थे। तो रिपीट क्वेश्चन है, कोई नहीं, कंसेप्ट रिपीट होगा। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है ना, याद रखिएगा प्रयागराज या मिर्जापुर दोनों ऑप्शन आएगा, तो दोनों में से मारिएगा, ज्यादातर मिर्जापुर सही रहता है। मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मध्य जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है ना, तो यही है। और एक चीज याद रखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है ना 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ जो है ये ईस्ट जो ये पार्ट जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता है, यहाँ पे सबसे लेट सूर्योदय होता है। यहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, यहाँ पे सूर्योदय लेट से होता है। इन दोनों के बीच में जो सूर्य का अंतर है ना, यानी टाइम का, यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर होता है। इसलिए बोला था तो टू टाइम जोन बनाना चाहिए भारतीय, लेकिन वो
बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह आने लगेगा कि भाई अब यहाँ का आदमी कहेगा 6 बजे, यहाँ का कहेगा 8 बजे, अलग अलग तरह से। इस वजह से एक ही टाइम जोन बीच में तक बनाया हुआ है ना। तो वही अभी चल रहा है, लेकिन बात तो हो रहा है कि एक्यूरेसी के मामले के लिए हम लोग 2 टाइम जोन या 3 टाइम जोन में अपने भारत को डिवाइड करें। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था, है ना। प्रकाशित भले ही 1815 में हुआ है ना, तो वेदांत ग्रंथ बात का है। ये देखो, तुफत उल मुआवद्दीन ये पुस्तक था उनका, पहला पुस्तक क्या है भाई, देख लीजिए। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक, कौन सी भाषा है ये पूछ सकता है, फारसी भाषा। स्टेटमेंट जब बनाएगा तो जैसे पीपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछेगा था ना। तुहफात उल मुआवद्दीन का प्रकाशन हुआ, जो इनकी प्रथम पुस्तक थी। याद रखिएगा, लिखा इस टाइम था लेकिन प्रकाशन तो 15 में ही हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये डेट से कंफ्यूज मत हो जाएगा कि भाई यहाँ 1809 क्यों है और 1815 ऊपर में पूछा गया कि 1815 में प्रकाशित हुआ। तो लिखा है लेकिन ये प्रकाशन बाद में होता है, वह होगा। तो नेक्स्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ज्योतिबा फुले नहीं थे, ये सत्यशोधक समाज के कौन थे, सत्यशोधक समाज का, है ना, शोधक फिरोज शाह मेहता, नहीं, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक जी थे, ठीक है ना। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 को, ये याद रखिए कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलूनकल गोपाल, गणेश अयगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी एवं वामन शिवराज आप्टे द्वारा की गई थी। 13 अगस्त 1885 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी एक्ट 21 के तहत पंजीकृत कराए गए थे। इसका मुख्यालय पुणे में है। कहाँ पे है भाई, पुणे में है। इन्होंने इस संस्था की स्थापना शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया था, है ना। याद रखिए, ऐसे भी एजुकेशन सोसाइटी लगी रहेगी, शिक्षा के लिए ही किया गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, है ना, जमींदार नहीं, कॉमरेड नहीं, है ना। तो ये है अल हिलाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जमींदार पत्रिका का कौन किया था, तो मौलाना जफर अली खान द्वारा ये लाहौर से प्रकाशित की जाती थी। ये अंग्रेजी शासन की आलोचना करने वाली उर्दू पत्रिका थी, लेकिन इसका संबंध अबुल कलाम आजाद से तो नहीं है, ठीक है। जमींदार याद रखिए। कॉमरेड, है ना, ये पत्रिका मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित की, अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रवादी, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करती थी। देख रहे हैं, उस समय मीडिया या जर्नल्स या समाचार पत्र निकालने का एक ही मकसद होता था कि जनता को जागरूक करेंगे और अंग्रेजों की नीतियों का आलोचना करेंगे। आज तो हमारी मीडिया क्या हुआ है, क्या हो गया है, सरकार की गोद में बैठ गई। किसमें बैठ गई है, गोद में, है ना। नाम भी है, छोड़िए कोई नहीं तो अंदाजा लगा लेगा कि आदमी किस माइंड सेट का है ना। आप देख लीजिएगा कि बहुत कम पत्रकार जो है क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार से, जबकि मीडिया का एक ही काम है सरकार से क्वेश्चन पूछना कि आप ऐसा क्यों किए, है ना। नीतियों का बड़प्पन वो लोग खुद देख लेगा, है ना। अच्छा काम लोग खुद ही देख लेता है, हमें बुराइयां निकालनी पड़ती, क्योंकि सरकार अपनी बुराई खुद कह नहीं सकती। जैसे व्यक्ति विशेष अपनी बुराई खुद नहीं निकाल पाता या देख नहीं पाता है, उसके लिए निंदक नियरे रखिए, है ना, वो कंसेप्ट है हमारे भारतीय परंपरा में। तो वैसे ही सरकार नहीं देख पाती, इसलिए मीडिया का काम ये दिया गया था कि तुम सरकार का एकदम उसका कमियां देखो और उसे बताओ कि ये आपका कमियां है, इसे दूर कीजिए। लेकिन मीडिया बाद में दो धारा बैठ गई कि नहीं, सरकार का अच्छा काम है वो भी तो बताना। तो जब जैसे ही ये कंसेप्ट आया अच्छा भी बताना है, तो भाई वो अच्छा ही बताने लगा, चापलूसी करने लगा, चाटुकारिता करने लगा। पत्रकारिता किसमें बदल गया, चाटुकारिता में, है ना। अब इससे अंदाजा नहीं लगाइएगा कि किस माइंडसेट का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो अल हिलाल जो है पत्रिका अबुल कलाम आजाद, तो यही अल हिलाल है, अबुल कलाम द्वारा 1912 में कलकत्ता से निकाली गई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, है ना, तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता बढ़ाना था, है ना। बाद में से अंग्रेजों ने क्या करा दिया, बंद करा दिया। क्यों कराएबे करेगा, बंद करेगा। आज पत्रकार का हत्या हो जा रहा है, सोचो हो 75 साल 70-78 साल बाद, तो वो तो अंग्रेजी था। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, ये आनंद मंट लिखे थे, अलग है, ये वंदे मातरम गीत लिखे थे, सॉरी, और अनविंद घोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन चंद्रपाल के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे विकल्प हम बनाए हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग की कि आप लोग को सब दिख जाए।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा जो आनंद मंच उपन्यास से लिया गया है, लेकिन वे समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। ठीक है, याद रखिए। अरविंद घोष के बारे में, वे वंदे अरविंद घोष या श्री अरविंद, याद रखिएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। यह पत्र 1906 में, अच्छा ये 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो स्वदेशी आंदोलन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है ना। और भी याद रखिएगा, ये 1906 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार जो है ये स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिए, स्वराज शब्द, नॉट पूर्ण स्वराज, वो 1929 में होगा। तो टाइमलाइन बता दे रहे हैं जितना पता है। ठीक है ना। तो इसीलिए तो कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। आपको 2 चीजें पता था, मुझे 2 चीजें पता है, 4 चीजें हो गई। अगर क्वेश्चन आएगा आपका 2 काम नहीं किया तो मेरा 2 तो काम करेगा, तो उस समय आपका क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा। यही होता है, जिसको जो पता है वो बताना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, उसमें एक मुद्रा राक्षस करके एक कंसेप्ट आता है। ठीक है ना। मुद्रा राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस। तो उसमें ये कंसेप्ट, ब्रह्म राक्षस किसको बोलते हैं, जिसके पास ज्ञान होते हुए लोग बांटता नहीं है, तो मरने के बाद वो मुद्रा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो मेरा यही, जब से वो पढ़े तब से यही लगता है कि अपने को जो पता है, अगर सामने वाले लेना चाह रहा है ना, तो देना ही चाहिए। ठीक है, बिना कोई स्वार्थ के। देखिए, विपिन चंद्रपाल के बारे में बात है। इस पत्र से जुड़े थे, परंतु मुख्य संपादक नहीं थे, बल्कि सहयोगी लेखक थे। तो याद रखिएगा, जुड़े तो सब थे, लेकिन मुख्य पत्र नहीं थे, मुख्य संपादक नहीं थे। तो वंदे मातरम कौन थे, अरविंद घोष का था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष लॉर्ड लीटन, याद रखिएगा, लीटन, लीटन मतलब लिच्चड़ आदमी, ठीक है, लीटन लिच्चड़, और रिपन याद रखिएगा, एक रिपन है ना। तो रिपन अच्छा आदमी था, है ना, कुछ अच्छा काम ये किया हुआ था ना, सबसे खराब काम ये किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही लाया था लीटन। तो ये बोल रहा है किस वर्ष लॉर्ड लीटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। 1878, 1872, 1877 है ना, तो 1872 में लाया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो 1878 ईस्वी में, इसका आंसर बी है, तो 1872 नहीं 1857, 1858 ठीक तो है, नहीं 1878 ही होना चाहिए, मुझे भी लगा था ये गलत है, थोड़ा सा ये ऑप्शन ये कर दिए, ये आंसर है ए। ठीक है ना, याद रखिएगा, सॉरी क्षमा चाहते हैं। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर, है ना, आयरिश, वहां भी तो वो लोग गुलाम बनाए रखा था ना आयरिश को, तो कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को देसी भाषाई प्रेस पे छपी रपट यानी रिपोर्ट तथा संपादक को प्रतिबंधित करने का व्यापक हक मिल गया था, है ना, याद रखिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो ग्वालियर नहीं, ग्वालियर से कौन था वो बताएंगे, झांसी कौन थे नहीं पता, ये तो जगदीशपुर से है ना, याद रखिए, आरा के जगदीशपुर, जगदीशपुर आपका जिला हो गया, आरा सिटी हो गया उनका, ठीक है ना, मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले यानी वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। याद रखिए, पुराना जिला का नाम क्या था, शाहाबाद, है ना, ये याद रखिए, कि जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था, है ना, मेरठ के सैनिक द्वारा किया था, मेरठ छावनी से। झांसी विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था, है ना, जनरल हैविट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट विलोगबाई, जॉन निकलसन, है ना, तो इसमें से कोई नहीं था। दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी तो 2 लोग थे इसमें, याद रखिए कौन कौन थे। तो 1857 क्रांति औपचारिक रूप से 10 मई से 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो दिल्ली बहादुर शाह जफर, और याद रखिए ये देखिए हडसन और जॉन निकोलसन, याद रखिए, इसीलिए ई है क्योंकि एक से अधिक है, तो हडसन एक ये आंसर हो गया, निकलसन ये दोनों, याद रखिए, इसीलिए आंसर ई हो जाएगा क्योंकि दोनों थे, याद रखिएगा, ये भी थे और जॉन निकलसन दोनों थे। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे, अतः विकल्प सही है। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र एवं ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ, कौन कौन था देखिए, लखनऊ में था कैंपबेल, ठीक है, याद रखिएगा, और हेनरी लॉरेंस भी थे,
कानपुर में देखिए कैंपवेल, कानपुर में भी कैंपवेल थे। इलाहाबाद में कर्नल नील थे, याद रखें। झांसी में यूरोज थे, सॉरी। बरेली में कैंपबेल ही था। दिल्ली में निकोलसन और हडसन था। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर थे, याद रखिएगा। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था? यानी कौन, मतलब दगाबाज? गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, है ना, विश्वनाथ दुबे। ये विश्वनाथ दुबे जी थे, देख रहे हैं। उस समय भी अंग्रेजों का साथ देने वाला काफी लोग थे। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी, देख रहे हो। विश्वनाथ सहदेव, उनके सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी, है ना, देख रहे हो। तो उस समय भी अंग्रेजों के चापलूस थे, आज भी हैं कुछ लोग। 13वां, शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है ना? जमींदारी व्यवस्था नहीं, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये रैयतवाड़ी, यानी डायरेक्ट हम रैयत से पैसा लेंगे, किसानों से पैसा लेंगे, है ना। सरकार और किसान के बीच में मिडिल, ये जमींदारी प्रथा नहीं होना चाहिए। इसलिए शेरशाह का अच्छा उसमें तारीफ किया जा सकता है कि भाई कितना आगे सोचता था। बाद में अंग्रेज ने लागू किया, लेकिन पूरे भारत में तो नहीं किया। शेरशाह ने भूमि की माप करवाकर लगान को निश्चित किया तथा लगान सीधे कृषकों के साथ निश्चित किया जाता था, इसलिए यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? किस साइड का है ना? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किधर है? ये कह रहा था पश्चिम में, पूर्वी में, दक्षिणी, उत्तरी। तो ये आपका दक्षिणी दरवाजा है, ठीक है ना, साउथ वाला। तो अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में, कौन सा विजय में? गुजरात की विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनवाया। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है ना। इस पे याद रखिए कितना फीट का? 134 फीट का। और यह ईरानी अर्ध गुम्बदीय शैली में बना हुआ है ना। बुलंद दरवाजा की दक्षिण दिशा अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था मध्यकाल में? तो आगरा, लखनऊ, दिल्ली, जौनपुर। तो पूरब में कौन रहेगा, है ना? तो पूरब में सोचिए लखनऊ, दिल्ली, जौनपुर। तो ये जौनपुर ही होगा, है ना, क्योंकि पूरब थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। तो देख लीजिए आगरा, लखनऊ और दिल्ली एक ही अक्षांश में लग रहा है, कमोबेश एक ही जैसा, दिल्ली के आसपास के वाला। जौनपुर ही पूरब में आएगा, ईस्ट में आएगा। पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध शहर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिए। ऐसे भी देखिए भारत में दिल्ली यहाँ पे है, यूपी इधर है, तो ईस्ट तो इधर ही होगा ना। तो कभी कभी कॉमन सेंस लगा के आंसर ना भी पता हो तभी पता चल जाएगा, है ना। तुक्के मारने के भी आते हैं, तुक्का कोई हवा में नहीं आता है, वो आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं और होना ही चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा गलत करके आ जाएंगे, फिर बाहर हो जाएंगे उसमें। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है ना? याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहा जाता था? देखिए भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वो गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर का राजधानी बनाकर शासन किया था। भारत में मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था ना, याद रखिए घोरी, ठीक है। बाद में फिर मर जाएगा तो फिर इल्तुतमिश आएगा, याद रखिए सल्तनत काल में ये पढ़ते हैं अपन। 17 इसमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासन ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था? क्या करवाया था? हौज ए शम्सी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, तो ये इल्तुतमिश थी, है ना। बलबन तो बाद में आएंगे ना, याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शम्सी एक क्या है? तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शम्सी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज शम्सी नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था। तुर्क का बात करें ना,
और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, ठीक है ना। गुलाम वंश का पहला शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था, याद रखिए इक्तेदारी। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, स्टार्ट कौन किया होगा, ऐबक ने, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली में पहला मदरसा मदरसा ए मोहिची की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। यहाँ देखिए दारुल इस्लाम, ये पूछता है क्या है दारुल, ठीक है, माना जाता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को बनाया था, मलिक जानी, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार वाला चीज थोड़ा कवर हो रहा है। 18वां क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था, उससे पहले मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद से पहले क्या था, विग्रहराज चतुर्थ जो बनवाया था ना, तो कॉलेज मंदिर गरीब खाना, तो वहां पे कॉलेज था एक, ठीक है ना। तो अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था, है ना, देख रहे हैं। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया, ठीक है, याद रखिए। क्यों 2.5 दिन में निर्माण हो गया होगा, तो पहले से कॉलेज बनले हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया था 2.5 दिन में ही, जो थोड़ा बहुत करना था कर दिया, तो हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा, नाम चेंज कर दिया। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, चोल काल में, चालुक्य काल में, पल्लव काल में, सातवाहन काल में, तो ये चालुक्य काल में हुआ था, ठीक है ना। ऐहोल, है ना, ऐहोल, ऐहोल अभिलेख याद रखिएगा, पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है ना। चालुक्य के मूल शाखा का उदय स्थल वातापी यानी आधुनिक बादामी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम, ये याद रखिएगा, फेमस तो पुलकेशिन द्वितीय था। ऐहोल से रवि कीर्ति द्वारा रचित जो अभिलेख मिला है ना, यही बात कर रहे थे अभी, ऐहोल से रवि कीर्ति द्वारा रचित अभिलेख मिला, उसमें कवि ने कालिदास और भारवी से अपनी तुलना की है। इस मंदिर में चालुक्य काल और द्रविड़ शैली के तत्वों की वास्तुकला दिखाई देती है। ऐहोल के प्राचीन रॉक कट मंदिरों में सबसे खास यहाँ स्थित दुर्गा मंदिर माना जाता है। ऐहोल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐहोल को हिंदू रॉक वास्तुकला का उद्गम स्थल माना जाता है। माता दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में द्रविड़ शैली में किया गया था। कौन सा शैली, द्रविड़ शैली। याद रखिए कि इंडिया में मंदिर का 3 शैली माना जाता है, ठीक है ना। तो एक होता है नागढ़ शैली उत्तर भारत के लिए, एक होता है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के लिए, और बीच में होता है बेसर शैली, ठीक है ना। तो ये दोनों का कंपोजिट जब होता है तो बेसर शैली बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। तो 20वां, सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी। एक चीज याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन की जानकारी के अभाव में भी आप बना सकते हैं। बताइए शाकाहारी, सिर्फ शाकाहारी हो सकता है कोई, एक भी मछली खा लिया है ना तब भी मांसाहारी जाएगा, तो अपन दोनों ही मारेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी दोनों ही है किताबी कंसेप्ट के हिसाब से। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, सूअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाए जाते, ठीक है। नेक्स्ट है चंदूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में। तो ये सिंध में, ठीक है ना, सिंध प्रांत में, याद रखिएगा। तो चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर है। कौन सा नदी है, सिंधु नदी, ये याद रखिएगा, स्थित है बाएं तट पर। इसका उत्खनन 1934 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी मतलब कांसे का गाड़ी, वक्राकार ईंट यानी गोल ईंट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, और लिपस्टिक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग हुआ है ना, मिट्टी से नाली, पाइप जैसा नाली मिला हुआ है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा स्पेशल केस हो जाता। तो 22 पुरुषार्थ कितने हैं, 2 4, तो 4 है ना, तभी तो बोलते हैं 25-25 100 साल एक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आश्रम व्यवस्था है, लेकिन पुरुषार्थियों मानिए 4 है। देखिए हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ 4 की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। सबसे पहले धर्म को मानिए, और अर्थ मतलब थोड़ा पैसा वैसा होना चाहिए, और काम तो करना ही चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, और उसके बाद मोक्ष प्राप्त होना चाहिए।
हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? गंगा से नहीं भाई, नर्मदा घाटी से, यमुना घाटी से मिला है, सॉरी नर्मदा घाटी। देख लेते हैं यमुना से क्यों मिला है। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सैनिकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। तो ये फिर सी आंसर कैसे हो सकता है? नहीं ना, यमुना से, ये गलत दिया है, नर्मदा से। ठीक है ना, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन ये आंसर थोड़े गलत है, इसमें बी कर दीजिए। ठीक है, हथनौड़ा से याद रखिएगा, हथनौड़ा पहला मानव बस्ती यहीं से मिला है। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अच्छा, थोड़े बहुत एरर हो जाते हैं तो मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं भी तो टीचर ही हूँ ना, तो मैं भी तो पढ़ रखा हूँ। तो इससे ये अंदाजा मत लगाइए कि टीचर तो गलत ही पढ़ा रहा है। गलत नहीं पढ़ाएंगे, सॉरी बोल देंगे, नहीं होगा तो बोल देंगे कि ये चीज़ हम बाद में बता देंगे, सर्च करके, रिसर्च करके, किताब में देख के। लेकिन याद रखिएगा, भरोसा कर सकते हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? अंजीरा से, दम सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो ये मेहरगढ़ याद रखिएगा, है ना, फेमस है मेहर। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिए, मेहरगढ़। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी घाटी के किनारे है, बेलन नदी किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये नवपाषाणिक स्थल है, ये भी याद रखिए, काफी फैक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, याद रखिए। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, हाँ, ये बात सही है, इसी समय स्टार्ट हुआ था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, हाँ, हड़प्पा पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में? देखते हैं। हड़प्पा व्यास नदी किनारे स्थित है, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, केवल एक और दो सही है। ठीक है ना, ये भी गलत है, व्यास नदी के किनारे नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये बनर्जी नहीं था, राखल दास बनर्जी कुछ था, आर.डी. बनर्जी नहीं। नहीं, इसमें आंसर ये था क्वेश्चंस कि कौन से, इससे पहले भी उत्खनन कर हुआ है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर सही है। देख लेते हैं इसका क्या। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, हाँ, ये याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी, मुझे भी लग रहा था, है ना, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है ना, ये याद रखिएगा, रावी नदी के तट पे, याद रखिएगा, है ना। यहाँ देखिए व्यास लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जबकि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य किया था 1922 में, याद रखिए, राखल दास कहाँ किए थे? तो 1922 में, ये मोहनजोदड़ो का, याद रखिए। और महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्रस्थल मिला है, तो महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला है, ना कि आपको कहाँ से बोल रहा है, ये हड़प्पा से, हड़प्पा से नहीं मिला है, दैमाबाद से मिला है, याद रखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, और इसी के साथ हम वीडियो खत्म हो गया हमारा। तो उस दिन भी समझाए थे कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो जीरो है। ठीक है, अगर आप, लेकिन अगर डेली आप एक वीडियो देख ले रहे हैं और उसका पीडीएफ पढ़ ले रहे हैं तो 25 क्वेश्चन ऐड हो रहा है, यानी 4 दिन में 100 क्वेश्चन, है ना, और 30 दिन में जोड़ लीजिए, 30 दिन में किए तो कितना हो जाएगा? 75, 750, जीरो से 750 का सफर, और 750 तो क्वेश्चन करेंगे, उनके सोल्यूशन में काफी 2-3 क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं, है ना। तो अभी भी कह रहे हैं देखिए वीडियो, और अगर अच्छा लगता है और आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो उनको भी शेयर कर दीजिए कि भाई देखो। ठीक है, चलिए आगे और भी इनिशिएटिव आएंगे, हो सकता है कि अगला जो सीरीज हमारा स्टार्ट हो वो हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्या करेंगे, पहले चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है PYQ कराएंगे, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भर भर के कराएंगे, यानी 200-300 क्वेश्चन जितने मुझे लगेंगे कि हाँ एकदम बंजर हो गया टॉपिक, तब छोड़ेंगे, है ना। हो सकता है एक टॉपिक को, एक चैप्टर को 3 वीडियो लगे, है ना, एक पूरा वीडियो पढ़ाने में, दूसरा उनका PYQ जहाँ जहाँ से मिले, BPSC में, SSC में जहाँ से PYQ वगैरह आते हैं वहाँ से, UPSC का कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले, क्योंकि BPSC का मैंने कई बार देखा कि डायरेक्ट वहां से उठा के चेप देता है वो, मैंने 10 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ पिछले बार,
मतलब 68 में 10 क्वेश्चन चेक दिए थे। तो ये और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी एमसीक्यू वगैरह करवा लेंगे, ठीक है। और नोट्स तो मिलेंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाने से मतलब ये है कि पढ़े हुए बच्चों को फायदा होगा, लेकिन नया बच्चा जो तैयारी करना चाह रहा है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना, कर तो लेता है लेकिन पूरा मन के लायक नहीं होता है, तो हम यहाँ मेरे पास एक बुक है जो बहुत मोटा है ना, नेट जेआरएफ वगैरह के लिए एकदम रिसर्च लेवल का बुक है हिस्ट्री का, है ना, उनसे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। जब से वो हम बुक खरीद के पढ़े ना, तो हमको हिस्ट्री के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, तीनों हिस्ट्री, है ना, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।